नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार। इंटर कॉमर्स सब्जेक्ट है अकाउंट्स। इसका जो सेकंड चैप्टर है साझेदारी खाते 2, उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में एक तो नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता किन कंडीशन में होती है उसके बारे में और उनके क्या अधिकार होते हैं, नए साझेदार के प्रमिक क्या अधिकार है उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज उससे आगे अदृश्य संपत्तियों का लेखांकन और लेखांकन प्रमाण 26 का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से इस को सुनेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अदृश्य संपत्तियों के लिए लेखांकन हेतु लेखांकन प्रमाण 26 अपनाया है। अदृश्य संपत्तियों के गुण लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार अदृश्य संपत्तियों में निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य है। नंबर वन है संपत्ति का गुण। अदृश्य संपत्तियों में एक संपत्ति का गुण होना चाहिए, अर्थात संपत्ति का आंतरिक बाह्य मूल्य होना चाहिए और इसकी सरलता से पहचान होनी चाहिए, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि अदृश्य संपत्ति रहते हुए भी इनकी सरलता से पहचान होती है और इनका आंतरिक और बाह्य मूल्य भी होता है। नंबर टू है विश्वसनीय मापन। अदृश्य संपत्तियों का विश्वसनीय और सहज मापन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार की संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं मानी जा सकती। नंबर 3 लाभ कमाने की क्षमता। अदृश्य संपत्तियों में व्यापार के हित में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ कमाने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसके बाद लेखांकन प्रमाण 26 का प्रयोग साझेदारी फर्म की वंशानुकूल ख्याति या अंत्य प्रेरित ख्याति लेखांकन प्रमाण 26 के अदृश्य संपत्ति गुण के संदर्भ में किसी गुण का पालन निम्नलिखित प्रकार से नहीं करती। नंबर 1 सरलता से पहचान नहीं। ठीक है, साझेदारी फर्म की अन्य अदृश्य संपत्तियों जैसे कॉपीराइटर, ट्रेडमार्क आदि की तरह सरलता से नहीं पहचानी जा सकती। नंबर 2 संभावित आर्थिक लाभों का आकलन कठिन। साझेदारी फर्म की वंशानुकूल अथवा अंतःप्रेरित अर्जित ख्याति के आधार पर संभावित आर्थिक लाभों का वास्तविक आकलन करना कठिन है। नंबर 3 है ख्याति की लागत का मापन कठिन। जो गुडविल होती है उसकी लागत का मापन करना बहुत कठिन है। साझेदारी फर्म की वंशानुकूल या अंतःप्रेरित अर्जित ख्याति की लागत का सरलता से और विश्वसनीय मापन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ख्याति अदृश्य संपत्ति होने की किसी भी शर्त का पालन नहीं करने के कारण ख्याति अदृश्य कृत्रिम संपत्ति नहीं है। अतः ख्याति का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं होना चाहिए, बल्कि खातों के समायोजन का लेखा पुरानी साझेदारों की पूंजी खाते के माध्यम से उनके पुराने लाभ हानि अनुपात के आधार पर किया जाएगा। ख्याति के प्रतिफल में मुद्रा के भुगतान को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा और न ही आर्थिक चिट्ठी में दिखलाया जाएगा। जो ख्याति है वो ख्याति खाता न खोलकर और न उसे आर्थिक चिट्ठी में ख्याति को नहीं दिखलाना चाहिए। यदि हम ख्याति को आर्थिक चिट्ठी में दिखाते तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए ख्याति को आर्थिक चिट्ठी में नहीं दर्शाया जाता। इसके बाद है इस प्रकार ख्याति अदृश्य संपत्ति होने की किसी भी शर्त का पालन नहीं करने के कारण ख्याति अदृश्य कृत्रिम संपत्ति नहीं है, अतः ख्याति के लेखा पुस्तकों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद है आर्थिक चिट्ठी में इसको नहीं दिखलाना चाहिए। नई साझेदार के प्रवेश फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखन किस प्रकार करते हैं। नए साझेदार ने फर्म में प्रवेश कर लिया, उस समय पुस्तकों में ख्याति खाता को हमें किस प्रकार दिखाना है। नए साझेदार के प्रवेश के समय
समय यदि पुस्तक में ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है तो समझौते के अनुसार निम्न में से किसी एक विधि द्वारा ख्याति का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। यह विद्यार्थियों को यह जान लेना आवश्यक है कि नई साझेदार द्वारा प्रीमियम के रूप में लाई हुई रकम पुराने साझेदारों में उसी अनुपात में वितरित की जाती है जिस अनुपात में नए साझेदार को उसके लाभ का हिस्सा देते हैं। नए साझेदार द्वारा ख्याति की नकद रकम पुराने साझेदार को दे दी जाए और वे उसे आपस में बांट लें, लेकिन पुस्तकों में इसका कोई लेखन नहीं किया जाए। इसमें क्या है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम पुराने साझेदार को दे दी जाए और उसे आपस में बांट ले, लेकिन पुस्तकों में उसका कोई लेखा न किया जाए। ये ऐसा करना किसी पक्ष के हित में नहीं है, क्योंकि इस बात पर का कोई प्रमाण पुस्तकों में नहीं मिल सकता कि नए साझेदार ने ख्याति की रकम पुराने साझेदार को चुकता कर दी है। फिर इसके बाद है नंबर 2, नया साझेदार अपने हिस्से की प्रीमियम की नकद रकम फर्म में लाता है, जिससे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ वितरण अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। पुस्तकों में लेखा होने के पश्चात साझेदारों द्वारा यह पूरी रकम अथवा इसका कुछ भाग फर्म से निकाल लिया जाता है। यह व्यवस्था भी उचित नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार प्रीमियम की रकम का प्रयोग व्यापार की उन्नति अथवा लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। इस विधि के अनुसार निम्नलिखित किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 है कैश टू प्रीमियम अकाउंट फॉर कैश प्राप्त इन एज प्रीमियम। रोकड़ खाते को डेबिट करना है, प्रीमियम खाते को क्रेडिट। इसकी जो नरेशन है प्रीमियम की रकम लाने पर। फिर है प्रीमियम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। प्रीमियम है उसे जो पुराने साझेदार है उसे बांटने की एंट्री है। प्रीमियम खाता पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का प्रीमियम की रकम पुराने साझेदारों के पूंजी खाता। यह नंबर 3 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर अमाउंट फॉर प्रीमियम विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स। पुराने साझेदार की पूंजी खाते को डेबिट करना है, रोकड़ खाते क्रेडिट और साझेदार द्वारा प्रीमियम की रकम निकालने पर। इसके आगे नंबर 3 नए साझेदारों द्वारा दी गई प्रीमियम की रकम पुराने साझेदार के पूंजी खातों में क्रेडिट कर दी जाती है तथा यह रकम फर्म में ही बनी रहती है। इस विधि द्वारा ख्याति की रकम का प्रयोग व्यापार की उन्नति के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रत्येक साझेदार को होता है। इस विधि के अनुसार पुस्तकों में उपरोक्त 2 लेखे ही किए जाएंगे, तृतीय लेखा नहीं। नंबर 4 यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाने में असमर्थ है। जो नया साझेदार है वो ख्याति की रकम लाने में असमर्थ है, तब पुराने साझेदारों को ख्याति का लाभ देने के लिए फर्म की कुल ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और नए साझेदार के हिस्से के आधार पर उसके हिस्से ख्याति की राशि निकाली जाती है। तत्पश्चात इस ख्याति की राशि को समायोजित करने हेतु निम्न प्रविष्टि की जाती है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स in their sacrificing ratio। नए साझेदार का पूंजी खाता पुराने साझेदार के पूंजी खाते का नए साझेदार की ख्याति को उनके खाते में रनिंग किया जाता है। तो ये गुडविल की 4 कंडीशन है, जिस अनुसार में गुडविल को जो नया साझेदार है उसी ख्याति को हमें किस प्रकार बांटना है उसकी एंट्री दी हुई है। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन चल जाएगा, इनको मैं बोर्ड के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। नंबर 2 पॉइंट है फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। जो नया साझेदार है उसका संपत्ति में क्या अधिकार है। नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाते ही फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसके प्रवेश करने पर फर्म की संपत्तियों और दायित्व का मूल्यांकन किया जाए।
जो फर्म की संपत्ति है और दायित्व होते हैं एसेट और लायबिलिटीज, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद में नए व पुराने साझेदारों के बीच इस विषय में कोई विवाद न हो, यह उचित और न्याय संगत भी है, क्योंकि यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के बाजार मूल्य में या उनके पुस्तक मूल्य की अपेक्षा कमी हो गई तो उनका मूल्यांकन न करने पर नए साझेदार को हानि उठानी होगी। इसके विपरीत यदि संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उनका मूल्यांकन न करने पर पुराने साझेदार को हानि उठानी पड़ेगी। फिर इसके बाद है मूल्यांकन के फलस्वरूप कुछ संपत्ति के मूल्य में कमी अथवा ह्रास हो सकता है। जो संपत्ति मूल्यांकन के समय जो संपत्ति है उसमें कमी हो सकती है तथा कुछ संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है। इसके लिए पुस्तकों में पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उसके लिए हमें 4 अकाउंट क्लियर करने पड़ते हैं। नंबर 1 पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश अकाउंट और नंबर 4 बैलेंस शीट। अब इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर मूल्यांकन खाता डेबिट तथा संपत्ति खाता क्रेडिट किया जाएगा तथा वृद्धि होने पर संपत्ति खाता डेबिट और पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते की बाकी पुनर्मूल्यांकन का लाभ अथवा हानि प्रकट करता है क्या करते हैं, जिसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ वितरण अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि समायोजन 1 या 2 ही होते हैं तो सीधे पूंजी खाते में लिखा जाता है और पुनर्मूल्यांकन खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती। पुनर्मूल्यांकन खाते के स्थान पर लाभ हानि संयोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। नोट में नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि फर्म की आर्थिक स्थिति में कुछ संचित कोष वितरित लाभ होता है तो वह भी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उनके लाभ वितरण अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। जो रिवैल्यूएशन जो पुनर्मूल्यांकन खाता है, इसमें जो भी हमारी संपत्ति में कमी होगी, हम जो हमारी संपत्ति में कमी को हम किसमें दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में। और यदि संपत्ति में वृद्धि होती है तो हम उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। और फिर दोनों को देखने की टोटल जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा, यदि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो प्रॉफिट रहेगा उसे जो पुराने और साझेदार हैं उनके जो अनुपात है उस अनुपात में उसको बांटते हैं। फिर पुनर्मूल्यांकन के बाद संपत्ति का जो भी साझेदार होते हैं उनकी जो पूंजी होती है, जो नया शेयर कितनी पूंजी लेकर आएगा, रिजर्व है, गुडविल को, सब इन सभी को हम कैपिटल के पाई में दिखाते हैं और फिर उसका टोटल लगाकर जो शेष बचते हैं उसको बैलेंस शीट की दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। नंबर 3 इसमें कैश अकाउंट बनता है और उसके लास्ट में एक बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं जिसमें लायबिलिटीज और एसेट संपत्ति पक्ष होता है। दायित्व पक्ष को दायित्व पक्ष में और संपत्ति पक्ष को संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है। और दोनों का यदि हमारे दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष दोनों बराबर आ जाए तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट माना जाता है। इसलिए ये जो भी इसमें क्वेश्चन चलेगा बड़े ध्यान से देखना और समझना है। इसमें से क्वेश्चन कंपल्सरी 10 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।